हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें आज हम ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलएलबी, एलएलएम एंड जुडिशरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2019 का, ये किसने इनेक्ट किया है? पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। और ये जो 2019 का एक्ट है, उसने कौन से वाले एक्ट को रिप्लेस किया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाले को। और ये कम इनटू फोर्स कब हुआ? 2019 वाला 20 जुलाई 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर की डेफिनेशन हम देखेंगे एंड कंज्यूमर के राइट्स देखेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 में दी गई है, ठीक है। अब कंज्यूमर होता कौन है? आप नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आपको मैं जस्ट अभी समझाऊंगी। द कंज्यूमर वो पर्सन है जो किसी गुड्स को कंसिडरेशन देकर परचेज करता है, मतलब कि पैसे देकर परचेज करता है, या किसी सर्विस को कंसिडरेशन देकर, मतलब कि या पैसे देकर परचेज या फिर अवेल करता है, ठीक है। यहाँ कंसिडरेशन का क्या मतलब है? सिर्फ तुरंत दी गई पेमेंट से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली पेमेंट से भी है। कंसिडरेशन वो भी हो सकती है जो कि फुल्ली पेड कर दी गई हो, ठीक है, या फिर प्रॉमिस करी गई हो कि बाद में देगा, पार्टली पेड करी हो, या फिर पार्टली प्रॉमिस्ड हो, ठीक है, या फिर डेफर्ड इन दी पेमेंट सिस्टम, मतलब कि या फिर ईएमआई के थ्रू आप वो पेमेंट करना चाहते हो। और क्या कह रहे हैं आगे इसमें? अगर कोई पर्सन खुद गुड्स परचेज नहीं करता है लेकिन ओरिजिनल परचेजर की परमिशन से उस गुड का यूज़ करता है, तो वो भी क्या माना जाएगा? कंज्यूमर ही माना जाएगा। और इसी तरह अगर कोई सर्विस परचेजर की अप्रूवल से यूज़ करता है, ठीक है, अगर कोई गुड्स यूज़ करता है या फिर सर्विस यूज़ करता है परचेजर की अप्रूवल से है, तो वो दोनों क्या माना जाएगा? कंज्यूमर ही है, ठीक है, वो पर्सन। और क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात क्या बताई गई है कि इसमें और कौन कवर होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी कवर करा गया है, ठीक है। ऑनलाइन कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन दी गई है। अगर आप या फिर कोई भी ऑनलाइन ऐप चलाते हो, जैसे कि हो गया कोई भी ऐप हो गए, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, तो आप भी इस एक्ट के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसके क्या बताया गया है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं कंज्यूमर के, ये सभी एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। इजी लैंग्वेज में लिखा है, वो हमने सभी डेफिनेशन में कवर कर लिए हैं, वैसे तो आप एक बारी रीड कर लेना। नेक्स्ट आइए, वो इज़ नॉट अ कंज्यूमर, मतलब कि अब बात करें कि कौन कंज्यूमर नहीं है। सबसे पहले कौन कंज्यूमर नहीं है? अगर कोई पर्सन गुड रीसेल के लिए परचेज करता है तो वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। अगर कोई सेकंड बी में क्या कह रहे हैं कि अगर गुड्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए परचेज किए जा रहे हैं तो वो भी बायर कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि कंज्यूमर कौन नहीं है। वो इज़ नॉट अ कंज्यूमर, तो आपने ये लिखना है गुड्स परचेज फॉर सेल एंड द गुड्स परचेज फॉर अ कमर्शियल पर्पस, ठीक है, ये दोनों लिखने हैं आपको। नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आइए। इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्सेप्शन, अगर कोई पर्सन अपनी लिवलीहुड से अर्न करने के लिए गुड्स परचेज करता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी लिवलीहुड अर्न करने के लिए गुड परचेज करता है और खुद उनका यूज़ करता है, तो वो कंज्यूमर माना जाएगा, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या माना है इन्होंने? कंज्यूमर ही माना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, एक कार खरीद कर खुद ही वो टैक्सी चला रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा? कंज्यूमर। और या फिर कोई एक फोटोग्राफर अपने प्रोफेशन के लिए कैमरा खरीदता है,
ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, अपने लिवलीहुड के लिए ही वो कर रहे हैं ना, ये तो अपने कमाने के लिए कर रहे हैं, ना कि लार्ज स्केल पर कमर्शियल करने के लिए, तो इसको भी क्या माना जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले को भी कंज्यूमर ही माना जाएगा। ये एग्जाम्पल भी दिया है आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट कंज्यूमर राइट्स जो कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर दिए गए हैं आपको, ठीक है। ये सेक्शंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। 2.7 में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है और कंज्यूमर राइट कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिए गए हैं। और कितने राइट्स दिए गए हैं, 6 राइट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट राइट कौन सा है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। इस राइट का क्या मतलब है कि हर कंज्यूमर को ऐसा गुड और सर्विसेज मिलनी चाहिए जो उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए सेफ हो, ठीक है। कंज्यूमर को हजार्डियस या फिर डेंजरस प्रोडक्ट से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट पे आइए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या कह रहे हैं सेकंड राइट में, इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सब से बताना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आइए थर्ड राइट पे, राइट टू चूज़ में क्या कह रहे हैं आपको, हर कंज्यूमर को अपनी पसंद का प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज चूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। कोई सेलर कंज्यूमर को ज़बरदस्ती दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, राइट टू बी हर्ड। अगर कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है, उसकी कंप्लेंट को प्रॉपर अथॉरिटी के सामने सुना जाना चाहिए और उस पर फेयर कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर की ग्रीवेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ राइट कौन सा है हमारा, राइट टू सीक द रेड्रेसल। अगर कंज्यूमर को कोई डिफेक्टेड गुड्स मिलता है तो जो भी डिफिशेंटी सर्विसेज मिलती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है या फिर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कंज्यूमर रेमेडी मांग सकता है, ठीक है। कंज्यूमर को रेमेडी मिल सकती है, जैसे कि क्या रेमेडीज़ होगी, रिप्लेसमेंट की होगी, रिपेयर की होगी, रिफंड की हो गई, ये सभी इसको रेमेडीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। ये वाली ये हो गया 5। नेक्स्ट 6 राइट कौन सा हमारे को बताया गया है कि हर कंज्यूमर को अपने लीगल राइट्स और रेमेडीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब कंज्यूमर अपने राइट्स जानता है तभी वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है और ज़रूरत पड़ने पर लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ये 6th राइट है आपका। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो आपको दी गई है सेक्शन नंबर 3 से लेके 9 तक के सेक्शंस में, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कितनी है हमारे पास, 3 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, 3 है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल। इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की एक इस काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन के थ्रू ये वाली जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश होगी और ये एक क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि इसके कॉम्पोजिशन में क्या कह रहे हैं कि इस सेंट्रल काउंसिल के इस काउंसिल के एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी अपॉइंट करती है ये वाली काउंसिल, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन हो गया इसका। नेक्स्ट हम बात करें मीटिंग्स की। मीटिंग में क्या बताया गया है, सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग जब ज़रूरत हो तभी बुलाई जा सकती है, लेकिन हर साल कम से कम एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वंस मीटिंग इन ईयर, ठीक है। और मीटिंग का टाइम और प्लेस चेयरपर्सन ही जो होगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्ट में क्या बताया गया है कि इस काउंसिल का क्या मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंज्यूमर के राइट को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ये है इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास स्टेट कंज्यूमर काउंसिल, ठीक है, सेक्शन 6 और 7 में दी गई है। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है।
स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी हर एक स्टेट गवर्नमेंट, और ये क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, अब इसके कॉम्पोजिशन में आप क्या बता रहे हैं कि इस काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर्स। इसके अलावा और कौन होता है, प्रिस्क्राइब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब लिमिट तक मेंबर नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट आइए इसकी मीटिंग्स में के बारे में क्या बता रहे हैं कि स्टेट काउंसिल की एक साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। पिछली वाली में सेंट्रल में 1 मीटिंग होनी चाहिए, और इसमें क्या कह रहे हैं, नोट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड इन अ ईयर। ठीक है, मीटिंग जो होगी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी, और ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट की जाएगी मीटिंग। और ऑब्जेक्ट में क्या बता रहे हैं कि स्टेट काउंसिल का ऑब्जेक्ट है स्टेट के अंदर कंज्यूमर राइट्स की प्रमोशन करना और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या देना, एडवाइस देना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि दी गई है सेक्शन 8 एंड 9 में। इसमें क्या बोल रहे हैं हमारे को, हर स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, कौन करेगी इस्टेब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी, और ये भी क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसकी मीटिंग पे। इसकी एक डिटेल कंपोजिशन और मीटिंग प्रोसीजर रूल के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेन ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर राइट्स की प्रमोशन करना और प्रोटेक्शन के लिए एडवाइस देना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CCPAB जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये कौन से सेक्शन तक हमारे को दी गई है, सेक्शन नंबर 10 से लेके 27 तक दी गई है। ठीक है, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मीनिंग क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA कहेंगे। ठीक है, जिसे CCPA भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस अथॉरिटी का काम सिर्फ कंप्लेंट सुनना नहीं, बल्कि कंज्यूमर के हितों में, मतलब कि कंज्यूमर के पक्ष में उसकी प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट एक्शन लेना भी है। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। CCPA के कॉम्पोजिशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन मैंने सभी आपको मेंशन साथ साथ कर दिए हैं। अगर आपको सेक्शंस भी लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, जिसको नहीं लिखने वो डायरेक्ट भी जस्ट मटेरियल जो भी कंटेंट है वो आप लिख सकते हो। कॉम्पोजिशन में आपको क्या बताया कि CCPA में कौन कौन होता है, एक चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है, और अदर कमिश्नर होंगे। ठीक है, इस सभी की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो एक कमिश्नर गुड्स से रिलेटेड मैटर, अगर ज़रूरत हो तो एक कमिश्नर गुड्स से रिलेटेड मैटर देखता है और दूसरे सर्विसेज से रिलेटेड मैटर देख सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में के रीजन में अपना एक रीजनल ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विंग के बारे में बात कर रहे हैं कि CCPA के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है। मतलब कि इसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होगा इसका हेड। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल किन मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन विंग में कंज्यूमर राइट की वॉयलेशन, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनसेफ गुड और डिफेक्टिव सर्विसेज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टर जनरल की असिस्टेंट के लिए जो दूसरे ऑफिसेज है, अदर ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टर जनरल को। नेक्स्ट आइए पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या बता रहे हैं, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCPA के पास इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। कौन कौन सी है, एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है, ठीक है,
एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, सम्मन कर सकती है किसी भी पर्सन को, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करने को उसको कह सकती है, इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकती है, और क्या कह रहे हैं कि एक्ट के अकॉर्डिंग सर्च और सीजर भी कर सकती है। ठीक है, और ये पावर इंश्योर करती है कि कंज्यूमर के राइट्स का वॉयलेशन इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट हो। ठीक है, नेक्स्ट में आप बता रहे हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ दी CCPA, जो कि सेक्शन 18 से 22 तक दी गई है आपको। अब देख लेते हैं पावर और फंक्शंस क्या है CCPA का, जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन, पावर फंक्शन क्या है कि CCPA मैन्युफैक्चर, सेलर, एडवर्टाइजमेंट और सर्विसेज प्रोवाइडर द्वारा दी गई अनफेयर एक्टिविटी से कंज्यूमर के राइट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो CCPA उसकी इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन ले सकती है। ठीक है, थर्ड, अगर कोई कंपनी या फिर एडवर्टाइजर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है जिससे कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो CCPA उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट फोर में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए डेंजरस या फिर अनसेफ है तो CCPA उस प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल करने का ऑर्डर दे सकता है। फोर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ कौन सी पावर और फंक्शन है, अगर कोई सर्विस हजार्डियस पाई जाती है तो CCPA उस सर्विस को विड्रॉल करने का डायरेक्शन भी दे सकती है। नेक्स्ट, अगर कंज्यूमर ने अनसेफ गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए पेमेंट की है तो CCPA रिफंड का ऑर्डर भी पास कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, CCPA कंज्यूमर के इंटरेस्ट में एप्रोप्रिएट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ में क्या कह रहे हैं, CCPA कंज्यूमर को उनके गोल, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एजुकेट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकती है। ये हो गया हमारे पावर्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट आइए फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक हमारा किसके बारे में है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि दी गई है आपको सेक्शन 28 से 73 तक दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहले हम मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग क्या कह रहा है हमारे को। वेट, हाँ चलो अब देखते हैं इसका मीनिंग। जब किसी कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स या फिर डिफिशिएंसी सर्विसेज या फिर अनफेयर ट्रेड की प्रैक्टिस की वजह से नुकसान होता है, इन सभी की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है, तो उसकी कंप्लेंट सुनने और उसका फैसला करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इस्टेब्लिश करी है। मतलब कि ये क्या करती है, एक तरह से कंप्लेंट सुनती है कंज्यूमर की। ठीक है, जो भी उसके साथ उसके राइट्स की वायलेशन हुई है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है, ये क्या करती है, कंप्लेंट सुनती है उनकी। अब इसमें क्या बताया, 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, पहले देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन क्या कह रहा है हमारे को। ये दिया गया हमारे को सेक्शन 28 से 39 तक। सेक्शंस आपको मेंशन करने लिख सकते हैं, नहीं करने नहीं लिख सकते, जिसको करने हैं ऑलरेडी मेंशन है सेक्शंस हमारे। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। कॉम्पोजिशन में क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा और दूसरा कौन होगा, और एक्ट के अनुसार जो भी मेंबर प्रिस्क्राइब करे गए हैं वो मेंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जूरिसडिक्शन में क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन कंप्लेंट को सुनती है जो उसकी टेरिटोरियल या फिर प्यूकिनरी जूरिसडिक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, कौन सी कंप्लेंट को सुनेगी, जो कि टेरिटोरियल या फिर प्यूकिनरी जूरिसडिक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, ये हम बाकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। अब इसके फंक्शंस क्या कौन से हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंज्यूमर कंप्लेंट सुनना, डिफेक्टिव गुड्स मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट सुनना, डिफेक्टिव गुड्स से रिलेटेड को डिसाइड करना, डिफिशिएंसी सर्विस के डिस्प्यूट डिसाइड करना, ठीक है, गुड्स का रिप्लेसमेंट का ऑर्डर देना, ठीक है, डायरेक्ट रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव गुड,
ठीक है, कंज्यूमर को रिफंड दिलवाना, और क्या है, कंज्यूमर को अवॉइड करना, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना, गुड्स के डिफेक्ट रिमूव करना, ये सभी क्या है इसके फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट वाली के। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या इस्टेब्लिश करेगी, स्टेट कमीशन, मतलब कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट। इसकी कंपोजिशन में क्या बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन कंसिस्ट होगा, प्रेसिडेंट होंगे, और जो भी मेंबर प्रिस्क्राइब करे गए हैं एक्ट में वो सभी मेंबर्स होंगे। और जूरिसडिक्शन में क्या कह रहे हैं कि अपनी जूरिसडिक्शन के अंदर कंप्लेंट सुनेगी ये। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनेगी, जो हमने पहले पढ़ी ना डिस्ट्रिक्ट वाली, तो उसकी क्या सुनेगी, अपील भी सुन सकती है। ठीक है, और क्या करेगी, एक तो अपनी जूरिसडिक्शन के अंदर कंप्लेंट सुनेगी, दूसरी अपील सुनेगी डिस्ट्रिक्ट वाली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। और थर्ड क्या काम है इसका, एक्ट के अनुसार जो भी रिविजनल जूरिसडिक्शन भी एक्सरसाइज करती है। ठीक है, एक्सरसाइज रिविजनल जूरिसडिक्शन, ये क्या होगी, इसकी जूरिसडिक्शन होगी। ठीक है, किसकी, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है। स्टेट कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट डिसाइड करेगी। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन की अपील सुनती है, कंपनसेशन अवार्ड करती है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी सूटेबल ऑर्डर होगा वो पास करेगी। ये सब इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट आइए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, ये सेक्शन 53 से लेके 60 तक दी गई है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, और NCDRC भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूरा नेम पता होगा तो आप इसकी फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे। ठीक है, इस कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, वो दोनों को किसने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, जो डिस्ट्रिक्ट वाली थी स्टेट वाली थी। अब यहाँ पे नेशनल वाली को कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, नेशनल कमीशन को कौन इस्टेब्लिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन में क्या बता रहे हैं हमारे को, नेशनल कमीशन में कौन कौन होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा, और बाकी जो भी मेंबर होंगे अपॉइंट किए जाएंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जूरिसडिक्शन में क्या कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन होगी जो प्रिस्क्राइब वैल्यू वाली ही कंप्लेंट सुन सकती है, मतलब कि प्यूकिनरी जूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग अपनी कंप्लेंट सुन सकती है। और क्या करेगी, हियर दी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, मतलब कि जो भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुन सकती है। ठीक है, और थर्ड क्या काम जूरिसडिक्शन है इसकी, कि रिविजनल जूरिसडिक्शन भी एक्सरसाइज करती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, नेशनल कमीशन इम्पोर्टेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट को डिसाइड भी कर सकती है। ठीक है, और स्टेट कमीशन की अपील सुनती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और अब एप्रोप्रिएट ऑर्डर भी पास कर सकती है, और कंज्यूमर लॉ को की यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन इंश्योर करेगी। ठीक है, अब बता रहे हैं यहाँ पे जूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, जूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशन मतलब कि जो हमने सभी जो पीछे हमने कमीशन पढ़ी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल वाली, इसमें क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर कमीशन 3 तरह की जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है। 3 तरह की जूरिसडिक्शन होती है। फर्स्ट कौन सी होती है इनके पास, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। ठीक है, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन में क्या है, कंप्लेंट किसी एरिया में फाइल होगी, और यह टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन डिसाइड करती है। ठीक है, कि कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होगी, किस एरिया में फाइल होगी, ये टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्यूकिनेट जूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, कंप्लेंट किस कमीशन के सामने फाइल होगी, ये क्लेम की वैल्यू के बेसिस पर ही, मतलब कि कितने टाइम मतलब कि कितनी वैल्यू तक की बेसिस, मतलब कि कितने पैसे तक की केस को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपीलिंग जूरिसडिक्शन में क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन थर्ड है हमारे पास अपीलिंग जूरिसडिक्शन, हायर कमीशन लोअर कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगी। ठीक है, ये 3 तरह की जूरिसडिक्शन होती है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट वी हैव द अपील सिस्टम। इसमें अपील सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, एक तो पहले क्या हमने क्या पढ़ी, स्टेट कमीशन पढ़ी।
ठीक है। उसके बाद अपील, इसकी अपील किस में जाएगी, स्टेट कमीशन में जाएगी, ठीक है। और स्टेट कमीशन की अपील किस में जाएगी, नेशनल कमीशन में जाएगी। ऐसे ये मतलब कि ये प्रोसेस ऐसे चलता है, ठीक है। जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट की किस में जाएगी, स्टेट में जाएगी, स्टेट की नेशनल में जाएगी अपील, और नेशनल की कहाँ जाएगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट से आप अगर अपील स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की बेसिक प्रोसीजर क्या है। पहले तो क्या करना होगा, कंप्लेंट को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, प्रिपेयर दी कंप्लेंट। और क्या करना होगा, सपोर्टिंग दी डॉक्यूमेंट अटैच, मतलब कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो उसके कंप्लेंट के साथ अटैच करने होंगे, और जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी वो भी पे करनी होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएट कमीशन के सामने कंप्लेंट फाइल करनी होगी। फिर उसके बाद कमीशन अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगी, ठीक है। अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करने के बाद दोनों पार्टीज अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, बोथ द पार्टी प्रेजेंट द एविडेंस। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो भी कमीशन फाइनल ऑर्डर लास्ट में अपना पास करेगी। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ टॉपिक, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। सेक्शन 82 से लेके सेक्शन 87 तक दिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। सभी टॉपिक जितने भी करवाए गए हैं आपको 6 टॉपिक, 6 टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बता रहे हैं, इसमें मीनिंग बता रहे हैं। वेट, द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट सेलर या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके तहत अगर किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर डेफिशिएंटी सर्विस की वजह से कंज्यूमर को क्या हुआ है, हार्म होता है, तो वो उस कंज्यूमर को कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ है तो उसकी जो क्या जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्सन को क्या दे, कंपनसेशन दे, ठीक है। अगर किसी कंज्यूमर को नुकसान हुआ है तो उसकी जो सेलर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर्सन को, कंज्यूमर को मतलब कि कंपनसेशन प्रोवाइड करे। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ये हमारे को सेक्शन नंबर 83 में दिया गया है। ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, कंज्यूमर द्वारा कंपनसेशन के लिए किए गए लीगल क्लेम, ठीक है, कंज्यूमर द्वारा कंपनसेशन के लिए गए जो भी लीगल क्लेम है, और ये क्लेम एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कमीशन के सामने ही फाइल किए जाएंगे। इसको क्या कह रहे हैं हम, कंज्यूमर लाइबिलिटी एक्शन। जो नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन अगेंस्ट whom द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन कैन बी फाइल्ड। मतलब कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन किन के अगेंस्ट फाइल हो सकती है, ठीक है। ये सेक्शन आपको 84 से लेके 86 तक दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन 3 लोगों के अगेंस्ट फाइल करी जा सकती है। फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, दूसरा है प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट सेलर। मतलब कि ये 3 है, इनके सामने हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन की फाइल, सॉरी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इनके अगेंस्ट फाइल हो सकती है, ठीक है। इन तीनों के अगेंस्ट फाइल करी जा सकती है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन की पहले मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, बता दी है। फिर किन के अगेंस्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको तीन लोगों के अगेंस्ट कर सकते हैं, वो बता दिया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सेक्शन 84, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मीनिंग देख लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर कब लाइबल होगा, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कि ये कब लाइबल होगा, इसकी लाइबिलिटी कब बनेगी, प्रोडक्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, ठीक है, और क्या हो, प्रोडक्ट में डिज़ाइन डिफेक्ट हो, या फिर प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म द एक्सप्रेस वारंटी, मतलब कि प्रोडक्ट एक्सप्रेस वारंटी के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन या फिर वार्निंग ना दी गई हो,
ठीक है, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से कंज्यूमर को हार्म हुआ हो, ठीक है, इन सभी केसेस में इसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी कब बनेगी, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या होगी इसकी, अगर सर्विस डिफिशिएंट हो, सर्विस नेग्लिजेंट हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन या फिर वार्निंग प्रोवाइड ना की गई हो, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ना हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है बट वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके ऑपोजिट जा रही हो, ठीक है, और डेफिशिएंट सर्विस की वजह से कंज्यूमर को क्या हुआ है, हार्म हुआ है, तो इन सभी में क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा, लाइबल होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट सेलर, जो हमारे को सेक्शन नंबर 86 में दिया गया है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रोडक्ट सेलर वो पर्सन है जो प्रोडक्ट को सेल, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट या मार्केट करता है, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट या फिर मार्केट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम, प्रोडक्ट सेलर कह रहे हैं। इसकी लाइबिलिटी कब बनेगी, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी जब बनेगी जब सेलर ने प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग या फिर लेबल पर सब्सटेंशियल कंट्रोल रखा हो, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेलर ने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की हो और उस मॉडिफिकेशन की वजह से कंज्यूमर को क्या हुआ है, हार्म हुआ है, ठीक है, और सेलर ने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस वारंटी दी हो और उसका क्या हो गया हो, वारंटी दी बट उसका क्या हो गया हो, ब्रीच हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चर को आइडेंटिटी या फिर सर्व ना की गई हो, मतलब कि मैन्युफैक्चर की जो भी आइडेंटिटी है वो क्या नहीं, सर्व नहीं करी गई हो, किसको, जो भी कंज्यूमर है उसको। नेक्स्ट लास्ट कौन सी है, जब सेलर ने रिस्पॉन्सिबल केयर ना ली हो और उसकी वजह से कंज्यूमर को क्या हुआ हो, नुकसान हुआ हो, इन सभी केसेस में क्या होगी, प्रोडक्ट सेलर की लाइबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी, हर केसेस में प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। सेक्शन 86(7) में बता रहे हैं कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में क्या है, अगर कंज्यूमर ने प्रोडक्ट का मिसयूज़ किया हो तो वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन नहीं ले सकता, और क्या किया हो, या फिर कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को अल्टर या फिर मॉडिफाई किया हो, ठीक है, या फिर कंज्यूमर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन या फिर वार्निंग को इग्नोर कर दिया हो, ठीक है, तो इसमें भी सेलर थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपने वो इग्नोर कर दी वो चीज़, ठीक है। या फिर किसी एक्ट में दी गई किसी और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का केस हो, ठीक है, ये सभी आप पढ़ लेना, ये इन सभी चीज़ में ये सभी एक्सेप्शन है, इनमें आपको प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन होगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स एंड द ऑनलाइन शॉपिंग राइट्स, ठीक है, ये आपको एक्ट्स में मेंशन नहीं मिलेंगे, ये आपको कहाँ मेंशन किए गए हैं, रूल्स में, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है, रूल्स में है 2020, ठीक है। ये ड्यूटी इम्पोज करते हैं ई कॉमर्स आइडेंटिटी पे और प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर को फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग राइट्स। सबसे पहले हम इसका ई कॉमर्स की मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग क्या कह रहा है। ई कॉमर्स का मतलब है कि डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू गुड्स या फिर सर्विसेज को क्या करने हम बाय कर रहे हैं और या फिर उसको सेल कर रहे हैं, ये क्या होगा, ई कॉमर्स होगा, ठीक है। बाय और सेलिंग द गुड्स ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि आप कौन कौन से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सभी ऐप के थ्रू जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, इन्हीं को ई कॉमर्स कह रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको कहाँ दी गई है, 2 क्लॉज 16 में दी गई है, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं हमारे को, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स आइडेंटिटी, इसकी डेफिनेशन हमें 217 में दी गई है,
ठीक है। ये ई कॉमर्स आइडेंटिटी क्या होती है? ई कॉमर्स आइडेंटिटी वो पर्सन है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को ओन या फिर ऑपरेट या मैनेज करती है। ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वगैरह को ऑपरेट या फिर मैनेज कर रही है, उनको कह रहे हैं ई कॉमर्स आइडेंटिटी। ठीक है। राइट्स ऑफ द ऑनलाइन कंज्यूमर। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन कंज्यूमर के राइट्स बताए गए हैं। सेम वही राइट्स हैं जो हमने किसके पढ़े थे? कंज्यूमर के। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 में हमने पढ़े थे, वो सेम राइट यहाँ पे दिए गए हैं। बट ये एक डिफरेंस ये है कि ये आप ऑनलाइन से रिलेटेड कर दोगे। जैसे फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी, ऑनलाइन कंज्यूमर को सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? कंज्यूमर को प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइस, क्वालिटी, वारंटी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सब क्या है। ठीक है। थर्ड में आपको क्या बता रहे हैं? राइट टू चूज़, कंज्यूमर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है। राइट टू हर्ड में क्या बता दिया आपको? और अगर ऑनलाइन कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है तो वो अपनी उसकी कंप्लेंट प्रॉपर्ली रिसीव करेंगे। ठीक है, जो भी साइट होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, उसकी कंप्लेंट कंज्यूमर की रिसीव करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है राइट टू सीक दी रिड्रेसल। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स या फिर डेफिशिएंसी सर्विस मिलती है तो वो डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड कर सकते हैं? रिफंड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, कंपनसेशन। ठीक है, ये सब डिमांड कर सकते हैं। ये रिड्रेसल हो गया। सिक्स में क्या कह रहे हैं कि राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब कि ऑनलाइन कंज्यूमर को अपने लीगल राइट्स और रेमेडीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो फ्रॉड या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बच सके। ये सभी ऑनलाइन कंज्यूमर के राइट्स हो गए, ये भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर रेमेडीज़। कंज्यूमर रेमेडीज़ में आपको क्या बता रहे हैं कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कंज्यूमर को लॉस होता है, ठीक है, तो कंज्यूमर के पास कौन कौन सी रेमेडीज़ वो ले सकता है? कंज्यूमर कमीशन के सामने अपनी जाकर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर के कमीशन के सामने अपनी कंप्लेन कर सकता है और सीक रिफंड, मतलब कि रिफंड भी मांग सकता है, रिप्लेसमेंट भी मांग सकता है और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। और क्या कह रहे हैं? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कंप्लेंट CCPA के पास जाकर कर सकता है। ठीक है, ये सब रेमेडीज आपको मिल सकती है ऑनलाइन कंज्यूमर को। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ड्यूटीज ऑफ ई कॉमर्स आइडेंटिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ई कॉमर्स रूल्स 2020। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि हर ई कॉमर्स आइडेंटिटी की कुछ लीगल ड्यूटीज़ होती है। वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो आपको कहाँ मेंशन करी गई है? रूल्स में मेंशन करी है 2020 में। ठीक है, एक्ट में मेंशन नहीं है, आपके सेक्शंस में नहीं है, प्रोविजंस में नहीं है, रूल्स में मेंशन करी गई है 2020 के। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कौन कौन सी ड्यूटी है? उन्हें अपने लीगल नेम और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल डिस्प्ले करनी होंगे। ठीक है, जो भी रूल्स, नेम, डिटेल्स हैं वो मेंशन करनी होंगी। और क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट और सेलर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब कि प्रोडक्ट और सेलर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी प्रोडक्ट के बारे में, सेलर के बारे में। ठीक है, प्राइस और सारे एप्लीकेबल चार्जेस क्लियरली मेंशन करने होंगे। ठीक है, और इफेक्टिव ग्रीविनेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मेंटेन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अपॉइंट अ ग्रीविनेंस ऑफिसर वेयर द रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ जरूरत है वहाँ पे ग्रीविनेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा। और क्या कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचना होगा, अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ई कॉमर्स रूल 2020 का कंप्लाइंस करना होगा, मतलब कि जो भी एक्ट में प्रोविजंस दी गई हैं और रूल्स बनाए गए हैं पूरे एक्ट का, मतलब कि एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में जो भी प्रोविजंस दी गई है और रूल्स में दी गई है 2020 के। ठीक है, उन सभी का क्या करना होगा? कंप्लाइंस
तो हमने इस वीडियो में कवर करा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी हमने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइए कि मैं कौन सा कवर करूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए।